नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस में। तो इस चैनल के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे अपना भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम अपने 3 एक्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा 1600 ईस्वी का राजलेख, उसके बाद हमने 1726 का राजलेख पढ़ा और फिर सबसे इंपॉर्टेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। इसी क्रम में जो अगला एक्ट आता है बच्चे, उसकी हेडिंग लगाइए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, उसे अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है। तो हेडिंग लगाते हैं हम 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब हम इसे पढ़ते हैं, इसकी हेडिंग लगाते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम और इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो बच्चे जानते हैं, अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि बताऊं कि 1781 का जो एक्ट था वो किस लिए लाया गया, तो 1773 के एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए, कुछ उसमें दोष जो रह गए थे उन्हें दूर करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद के प्रेवर समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था एडमंड बर्क। और एडमंड बर्क के सुझाव पर ही जो है इस एक्ट का प्रावधान किया गया। तो नोट करते हैं इसे। तो हम लिखते हैं, अगर मैं पहला पॉइंट इसमें जानने की कोशिश करूं तो मैंने कहा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद की प्रेवर समिति के अध्यक्ष प्रेवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट का प्रावधान किया गया। तो नोट करना बच्चे से, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था। आप रेलवे की परीक्षा देखेंगे तो रेलवे के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है किस समिति के सुझाव पर आया था। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेवर समिति के सुझाव पर आया था। प्रेवर समिति के अध्यक्ष थे जिनका नाम था एडमंड बर्क, उसके सुझाव पर जो है 1781 का अमेंडिंग एक्ट लाया गया। अब एक और नाम जानते हैं बच्चे, अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो एक्ट को 3 नामों से जाना जाता है। एक्ट को 3 नामों से जाना जाता है। 3 नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है ये भी समझ लीजिए बच्चे। तो पहला जो नाम आता है उसे हम बोलते हैं संशोधन, जो आपने हेडिंग में भी देखा, संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट बोलते हैं। दूसरा जो इसका नाम दिया जाता है बच्चे, वो दिया जाता है बंगाल जुडिकेचर एक्ट। बंगाल जुडिकेचर एक्ट। और तीसरा नाम जो इस अधिनियम को दिया जाता है वो दिया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, बंदोबस्त अधिनियम या एक्ट भी कहा जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो मैंने कहा
कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट जो था वो ब्रिटिश संसद के प्रेवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर लाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो आपने कहा 1781 का एक्ट लाया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि 1781 का एक्ट जो है वो किसके सुझाव पर प्रस्तुत किया गया है, प्रावधान किया गया, तो आपका आंसर होगा प्रेवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के। तीसरा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि 1781 के एक्ट को किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि इसे संशोधनात्मक एक्ट यानी कि अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है और इसे बंदोबस्त कानून या बंदोबस्त अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। चलो यहां तक जो है इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं बच्चे कि ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसने कलकत्ता की सरकार को, जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, अब उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया। तो दूसरा पॉइंट हम जानते हैं, दूसरा पॉइंट नोट करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और ओडिशा, उस समय तो उड़ीसा था, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया, के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया, अधिकार प्रदान किया। क्लियर है पॉइंट? तो 1781 का जो एक्ट था उसने कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कलकत्ता की सरकार के पास तो कानून बनाने के दो सोर्स हो गए। अब हम पिछले एक्ट में पढ़ कर आए हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला कलकत्ता की सरकार को, और 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट था उसके तहत हम देखें तो कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो यहां से हम बात करें, अगर मैं नोट करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि कलकत्ता की सरकार के पास विधि बनाने के दो सोर्स, विधि बनाने के दो स्रोत। कौन कौन से स्रोत की हम बात कर रहे हैं? कलकत्ता की सरकार के पास जो विधि बनाने के सोर्स आए वो कौन कौन से आए? तो मैंने कहा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए विधि बनाने का अधिकार, विधि का अधिकार, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब वो जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बना सकती है। और 1781 के एक्ट के तहत, 1781 के एक्ट के तहत बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार। तो नोट कीजिए इन्हें, जल्दी से साइड में होता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लीजिए।
कि 1781 का जो संशोधन अधिनियम था उसने कलकत्ता की सरकार को जो है अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि कलकत्ता की सरकार के पास कानून बनाने के दो सोर्स हो गए। पहला सोर्स क्या है, जो उन्होंने 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया, और दूसरा सोर्स हुआ कि 1781 के एक्ट ने उसे जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया। चलो समझ गए यहां तक सारी चीजें क्लियर है। हल्के में मत लेना बच्चे, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है आपका कांस्टेबल से लेकर अपर तक, आपका चाहे यूपीएसआई हो, यूपीएसआई में तो आपको पता है स्पेशली पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, ऐसा ही कोई साल गया होगा जहां से संशोधन अधिनियम से क्वेश्चन, संशोधन अधिनियम या आप कह लीजिए संविधान जो बनाने की प्रक्रिया थी उसमें जिन जिन एक्ट का रोल था, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सीरियस होकर एक एक चीज को समझते हुए चलना। जो नोट करने की चीजें हैं मैं वो लिख देता हूं, लेकिन समझ पर जो है अपना जो है फोकस रखना, क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो फैक्चुअल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, समझ वाले क्वेश्चनों की प्रवृत्ति अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला पॉइंट ये जानते हैं कि जो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट आपने स्थापित की, कब स्थापित की, तो आपने कहा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित हुई। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब स्थापित हुई, तो आपका आंसर होगा 1774 में स्थापित हुई। अब 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इस अधिनियम के द्वारा उसे आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया कि कोई भी जो है जिस भी मामले का जो है आप निवारण करें या निस्तारण करें, उसमें भारतीयों के धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का ख्याल रखा जाए। जब हिंदुओं के किसी केस का, किसी वाद का जो है फैसला हो तो उनके निजी कानून के हिसाब से होना चाहिए। जब मुस्लिमों के किसी वाद का निवारण हो या कोई फैसला हो तो उनके निजी कानून के हिसाब से होना चाहिए। इसका मतलब आप तीसरा पॉइंट ये जान सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेशों में भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का ध्यान रखने का आदेश दिया। ध्यान या ख्याल रखने का आदेश दिया, ख्याल रखने का आदेश दिया, आदेश दिया। और इस क्रम में क्या कहा उन्होंने, इस क्रम में उन्होंने कहा कि जो भारतीयों में हिंदुओं के जो केस हैं, यानी कि हिंदुओं के वाद, हिंदुओं के केस का फैसला उनके निजी कानून के हिसाब से हो, उनके निजी कानून के अनुसार हो, ऐसे ही जो है मुस्लिमों का क्या होगा, मुस्लिमों के केस का फैसला उनके निजी कानून के हिसाब से हो, उनके निजी कानून के अनुसार हो, समझ गए बच्चे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अब कोई भी केस या कोई भी फैसला या कोई भी डिसीजन देने से पहले उनके अपने जो हर धर्म का जो अपना एक निजी कानून है उसे ध्यान में रखने की जरूरत है, उसी के अनुसार जो है फैसला सुनाए। क्लियर है। तो संविधान हम केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें परीक्षाओं में पास करना है, परीक्षाओं में जो है संविधान एक जिम्मेवार नागरिक को जानना भी चाहिए। अभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश में ये जो है नेहा सिंह राठौर ने जो एक गाना गाया है यूपी में काबा, वो अपने अधिकारों की कितनी जो है मुखर रूप से जो है सामने रख रही है लोगों के, ये कि ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 के तहत जो मुझे उसने संविधान में स्वतंत्रता की आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी दी है, कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी दी है। तो एक जिम्मेवार नागरिक को जो है बेसिक समझ होनी चाहिए संविधान में, ताकि वो अपने अधिकारों के
अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सके बच्चे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट नोट करते हैं, इसे जो है नोट कीजिए आप। अगला पॉइंट ये जानते हैं कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अब उसे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त करने का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त करने का मतलब यह हुआ कि अगर गवर्नर जनरल की परिषद कोई कानून बनाती है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्टर कराने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट कीजिए। ठीक है, तो क्या नोट करते हैं हम ये नोट करते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद को, गवर्नर जनरल की परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात ये हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं, पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं। समझ गए ये? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, आप समझ रहे हैं, अभी पिछले अधिनियम में आपने पढ़ा था 1773 के अधिनियम में कि गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य रह गए? 4, गवर्नर जनरल और 4 सदस्य रह गए। हमने उनके नाम भी पढ़े थे 1773 के अधिनियम में। तो गवर्नर जनरल की परिषद अगर कोई कानून बनाती है तो पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्टर्ड कराना होता था, अब उसे रजिस्टर्ड कराने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से ये मुक्त हो गए बच्चे। क्लियर है? एक चीज और समझते हैं हम यहाँ, वो चीज ये है कि अगर हम बात करें कि इस एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता के सभी निवासियों को जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत ला दिया। इस बात को समझिए। 1773 के अधिनियम में हमने ये जाना था कि 1774 में जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, उसका अधिकार क्षेत्र क्या था बच्चे? मैंने आपको ये बताया था कि वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के मामले सुनेगा और कलकत्ता के जो ब्रिटिश नागरिक हैं केवल उनके मामले सुनेगा। लेकिन 1781 के एक्ट ने जो है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र कलकत्ता में रहने वाले सभी निवासियों तक बढ़ा दी बच्चे। क्लियर है ये बातें? चलो इसे नोट करो, फिर हम अगला अधिनियम पढ़ते हैं। चलो अगले अधिनियम की हेडिंग लगाते हैं, जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। एक्ट का मतलब अधिनियम। तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम पढ़ते हैं, जिससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1784 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका नाम क्या होगा? 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस एक्ट से कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 1784 में पारित किया गया। क्या हुआ है? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, डबल सिस्टम गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो पहला पॉइंट समझते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट बच्चे, तो पहला पॉइंट अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत, दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत या स्थापना हुई।
दोहरी शासन प्रणाली, अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। देखो बच्चे, मान लो किसी भी कोचिंग में आप कोचिंग करते होगे तो वहाँ जो है दो आपको मामले दिखाई देते होंगे। क्या मामले हैं? एक तो कोई पढ़ाने वाला स्टाफ होगा, टीचर होंगे, एक जो है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो आपके फीस से संबंधित, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके नोट से संबंधित प्रॉब्लम्स को सोल्व करता होगा। अगर वो दोनों ही मामले कोई एक व्यक्ति संभाले, मान लो वो क्लास में पढ़ा रहा हो, कोई बच्चा जो है इंक्वायरी के लिए आया तो फिर बाहर आएगा, फिर आपको पढ़ाने जाएगा, तो उससे क्या है, एक ही व्यक्ति पर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और वो बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाएगा। अब 1784 के एक्ट से क्या हुआ कि कंपनी के पास भी दो मामले थे। कौन से मामले थे? एक तो कंपनी के व्यापारिक मामले थे, कॉमर्शियल फंक्शन बोलते हैं इन्हें, वाणिज्यिक मामले। दूसरे कंपनी के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक मामले थे। तो अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के दोनों मामले अलग अलग कर दिए। तो दोहरी शासन प्रणाली की अगर हम शुरुआत करें तो दोहरी शासन प्रणाली क्या थी बच्चे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसे हल्के में मत ले जाना 1784 का। अगर आपके 3 क्वेश्चन याद रह गए तो 1784 के 99% क्वेश्चन आप सोल्व कर जाएंगे। पहला क्या चीज़ याद रह गया कि 1784 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? आपका आंसर क्या होगा? 1784। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1784 में। या क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किस संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। क्या है? तो मैंने कहा इसमें कुछ कॉमर्शियल फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमर्शियल फंक्शन। कॉमर्शियल फंक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आप कह सकते हो वाणिज्यिक या व्यापारिक मामले, वाणिज्यिक या इन्हीं को हम बोलते हैं व्यापारिक मामले, व्यापारिक मामले। और दूसरे कौन से होते हैं बच्चे? तो दूसरे आपने कहा कि होते हैं पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो राजनीतिक या प्रशासनिक मामले, राजनीतिक या प्रशासनिक मामले, प्रशासनिक मामले। अब दोहरी शासन प्रणाली के अनुसार जो कंपनी के दोनों मामले अलग अलग कर दिए, व्यापारिक मामले अलग कर दिए, राजनीतिक या पॉलिटिकल फंक्शन जो है वो अलग अलग कर दिए। पहले इन दोनों को कौन संभाल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी। अब व्यापारिक मामले जो संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेगा। कौन संभालेगा बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल बोलेंगे। यानी कि कंपनी के डायरेक्टरों का एक मंडल होगा जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाएगा। ये कंपनी के व्यापारिक और वाणिज्यिक मामले यानी कि कॉमर्शियल फंक्शन की जो कंट्रोल होगा वो इनके हाथ में होगा बच्चे। तो फिर राजनीतिक मामले, प्रशासनिक मामले कौन देखेगा? तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इन्हें जो देखेगा वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कहा गया हिंदी में? तो आपने कहा नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1784 के अधिनियम ने, 1784 के अधिनियम के तहत व्यापारिक मामले किसके अधीन आ गए? 1784 के अधिनियम के तहत पॉलिटिकल फंक्शन जो है किसके अधिकार में आ गए? तो आप कहोगे नियंत्रक मंडल के अधिकार में आ गए। अब सवाल ये है कि राजनीतिक मामले संभालने का काम करेगा क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल? तो एक बात और याद रखना बच्चे, जो ये है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो आप कहोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए, पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है
अगर आप एसएससी में देखोगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रक मंडल पर का गठन जो है किस पर नियंत्रण और देखरेख करने के लिए किया गया, तो आप कहोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर जो नियंत्रण और देखरेख का काम करेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। अब एक बात ये जानते हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसकी स्थापना कहाँ होगी, तो आप कहोगे इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड में होगा बच्चे, कहाँ होगा, इंग्लैंड में। और कितने हो गए सदस्य इसमें, 6 सदस्य होगा बच्चे। ये कितना होगा, 6 सदस्य होगा। फिर सवाल ये उठता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो इंग्लैंड में है और 6 सदस्य इसमें हैं, तो इसके सदस्यों की अगर नियुक्ति करनी पड़ गई या उन्हें पदच्युति करनी पड़ गई तो कौन करेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति और पदच्युति, पदच्युति का मतलब क्या होता है, पद से हटाना। पदच्युति सम्राट के द्वारा होगा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होगी बच्चे। समझ गए सारी चीज़ें। मैं फिर जल्दी से जो है रिपीट करता हूं। मैंने कहा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके तहत कंपनी के मामलों को अब 2 भागों में बांट दिया, यानी कि डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई। राजनीतिक मामले अलग कर दिए और व्यापारिक मामले अलग कर दिए। व्यापारिक मामले जो संभालेंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे और राजनीतिक मामले जो संभालेंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेंगे। इसका मतलब इन पर जो है नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल और देखरेख करने के लिए ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में होगा जिसमें 6 सदस्य होंगे और उसके सारे सदस्यों की नियुक्ति करनी हो या उन्हें पद से हटाना हो उसे ब्रिटेन का सम्राट करेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और यही वाली जो स्थिति है, यही वाली स्थिति आप कहोगे 1858 तक, 1858 तक यही स्थिति बनी रही। यही स्थिति बनी रही। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक ओरली बात जानते हैं इस अधिनियम के बारे में। ये भी माना जाता है कि ये अधिनियम 2 कारणों से और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 कारण हैं? एक तो इसमें ये याद रखना, ओरली है, लिखने की जरूरत नहीं है, कि अभी तक जो है भारत को कंपनी के अधीन वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, कि जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन है, जहाँ जहाँ वो अधिनियम मतलब अपना प्रशासन चला रही है, उसे कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन वाले क्षेत्र को कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार जो है कंपनी के प्रशासन पर जो नियंत्रण का सर्वोच्च अधिकार मिला वो ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश सम्राट को मिला। तो 2 कारणों से भी बड़े इंपॉर्टेंट माना जाता है 1784 का एक्ट। किस कारण से? तो मैंने कहा ईस्ट इंडिया का कंपनी के अधीन क्षेत्र को अब किस नाम से जाना जाने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। दूसरा क्या हुआ कि कंपनी के प्रशासन पर जो सुप्रीम कंट्रोल प्राप्त हो गया वो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट को प्राप्त हो गया। एक चीज जो नोट करने की है इसमें, उसे नोट करना। दूसरा पॉइंट मान लीजिए या तीसरा मान लीजिए, तो मैंने ये बताया था गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य हो गए थे बच्चे? गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। 3 कर दी। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना बच्चे कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 किस अधिनियम से कर दी? तो 1784 के अधिनियम से कर दी बच्चे। अब जब अगला एक्ट हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एक्ट जब 1813 में हम पढ़ेंगे कि एक उसमें चौथा सदस्य जोड़ा गया, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चौथा तो पहले ही था। चौथा नहीं था। 1784 में कितने हो चुके हैं? 4 से घटाकर 3 कर दिए गए हैं। ठीक है, चलो नोट करो, फिर अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला एक्ट पढ़ते हैं 86 का, 1786 का एक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ समझाने के लिए आपको बताना जरूरी है। तो 1786 के अधिनियम में आप क्या याद रखेंगे? 1786 का अधिनियम या एक्ट, 1786 का अधिनियम। तो मैं फिर बोल रहा हूं बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है
लेकिन जब 1793 में एक पॉइंट आएगा तो वहाँ आपको कोई परेशानी ना हो उस पॉइंट को समझने के लिए, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप छोड़ भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या है ये? तो मैंने कहा कि 1786 में जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो आप कहोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और मैंने, बताओ बच्चे, देखता हूँ आप कौन सा बताते हो कमेंट करके, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था वो कब हो गया? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? और उस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देखे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जब 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने 2 शर्तें सामने रख दी। क्या शर्तें थी? उन्होंने ये कहा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद कानून बनाती है, कई बार उसे ना मानने का या अधिभावी करने का, ओवरराइड करने का अधिकार दिया जाए गवर्नर जनरल को। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अभी तक क्या होता था कि गवर्नर जनरल की परिषद में बहुमत से ही कोई कानून बनता था, और ये साहब कह रहे हैं कि अगर परिषद जो है कोई बहुमत से कानून बना रही है तो उसे ना मानने का मुझे अधिकार दिया जाना चाहिए कुछ विशेष मामलों में। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है, यानी कि मुझे लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद मिलना चाहिए। ये 2 शर्तें इसने सामने रख ली। 1786 के अधिनियम इसीलिए आया कि ये 2 शर्तें जो है गवर्नर जनरल को सौंप दी गई हैं बच्चे। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, मुझे नहीं लगता अगर मैं अपर एग्जाम छोड़ दूं, उन्हें छोड़ के किसी निचले एग्जाम में पूछा गया हो। आपकी नॉलेज के लिए जो है मैं बता देता हूं। तो इन्होंने जो है 2 शर्तें रखी बच्चे। क्या रखी? 2 शर्तें। और वो 2 शर्तें क्या थी? तो पहली शर्त क्या थी कि परिषद द्वारा निर्मित कानून को अधिभावी करने या न मानने, ओवरराइड बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ओवरराइड का अधिकार मिले। और दूसरा क्या था? दूसरी शर्त उसने रखी कि उसे प्रधान सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद मिले। ये 2 शर्तें रख दी उसने। और फिर क्या हुआ? दोनों शर्तों को, आप कहोगे दोनों शर्तों को 1786 के एक्ट में शामिल कर लिया। बस इतना आपको पता हो, और इस एक्ट के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अगली हेडिंग लगाओ, 1793 का चार्टर एक्ट। क्या हेडिंग होगी? 1793 का 1793 का चार्टर एक्ट। 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बच्चे। मैंने आपसे ये पढ़ाया था, जब मैंने सबसे पहले आपको 1600 ईस्वी का राजलेख पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ आपको पढ़ाया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित पूर्वी एशिया के 15 देशों में जो है व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया, मोनोपोली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत में कोई व्यापार करेगी ब्रिटेन की कंपनी तो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अभी तक कोई कंपनी नहीं कर रही। आप कहें पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी जरूर थी, लेकिन ब्रिटेन की कंपनी नहीं थी। क्लियर है?
अब मैं बात करूं तो 1793 को जो एक्ट आया, उस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने का जो मोनोपोली राइट था, उसका जो एक अधिकार था, वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट करो। क्या नोट करेंगे? पहली चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार, इसे बोलते हैं बच्चे ट्रेड मोनोपोली। क्या बोलते हैं? ट्रेड मोनोपोली इंग्लिश में। मोनोपोली का मतलब होता है केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें। जैसा आजकल आप देख रहे हो ना, राहुल गांधी जो है आरोप लगा रहा कि भारत की सारी बड़ी बड़ी चीज़ें एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपी जा रही है। तो जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी तो महंगाई आना स्वाभाविक होगा। जब सारी मान लो किसी एक फील्ड में, मान लो सीमेंट के क्षेत्र में अगर केवल और केवल एक ही कंपनी रह जाएगी, अडानी साहब की, तो वो अपनी मनमानी कीमतों पर बेचेगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो जो है सरकार जाने या राहुल गांधी जी जाने। लेकिन जो मोनोपोली होती है वो हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होती। मोनोपोली वही अच्छी चीज़ होती है अगर वो सरकारी हाथ में हो, नियंत्रण में हो। क्योंकि सरकार का उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना नहीं होता बच्चे। सरकार कोई व्यापारी नहीं है। सरकार का उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय की प्राप्ति। सामाजिक न्याय कैसे? लोगों की बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, असमानता दूर होनी चाहिए। तो सरकार का जो फोकस होता है ना, इन पर होता है, सामाजिक कार्यों पर होता है उसका काम। आप देखोगे सरकार का ये भी उद्देश्य होता है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। आजकल जो है वर्तमान सरकार ये भी चाह रही है कि हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। तो वो कोई व्यापारी थोड़ी है, व्यापार कमाना उसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता। तो हम यहाँ बात करें ट्रेड मोनोपोली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट है बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का व्यापार करने का एक अधिकार, ट्रेड मोनोपोली, अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, याद रहेगा कितने वर्षों तक बढ़ा दिया? अगले 20 वर्षों तक। 20 वर्षों के बाद 1813 आने वाला है और 1813 में देखेंगे ट्रेड मोनोपोली खत्म होगी। कुछ सीमित शर्तों के साथ खत्म होगी, लेकिन खत्म जरूर होगी। 1813 में हम पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट हो गया हमारा कि जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, वो अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दी बच्चे, बढ़ा दी। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दूसरा पॉइंट, एक बिना मतलब का भारत पर जो है भार लाद दिया गया। बिना मतलब का भारत में। आप बताओ, अभी आपने 1784 के एक्ट में जो कंट्रोल ऑफ बोर्ड पढ़ा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, वो कहाँ काम कर रहा था? इंग्लैंड में। कितने सदस्य थे उसमें? 6 सदस्य थे। उनकी नियुक्ति कौन करता है? ब्रिटिश सम्राट करता है। उनकी पदच्युति कौन करता है? ब्रिटिश सम्राट करता है। किस पर नियंत्रण के लिए लाया गया उन्हें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर। यहाँ क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनके वेतन भत्ते सब कहाँ लाद दिए गए? भारत के राजस्व पर। यानी कि अब उनके वेतन जो है कहाँ से दिया गया? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो अगला पॉइंट जो आप नोट करेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान। भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान, भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान हो गया बच्चे। तीसरा पॉइंट ओरली जान लेते हैं हम। अभी आपने 1786 का अधिनियम पढ़ा था। 1786 के अधिनियम में आपने ये जाना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रख दी थी, जिसमें एक शर्त क्या थी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद कानून बनाती है उसे ना मानने का अधिकार दिया जाए गवर्नर जनरल को। तो 1793 के अधिनियम में क्या हुआ कि उस अधिकार को जो है भविष्य के सभी गवर्नरों के लिए विस्तारित कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। यानी कि भविष्य में जितने भी गवर्नर बनेंगे उनके लिए भी ये अधिकार रहेगा बच्चे, रहेगा। तो ये ओरली याद रखना आप। तीसरा पॉइंट जो आपको इसमें जानना है, तीसरा पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है इसमें, तो वो क्या है? सभी कानून, जितने भी कानून बनेंगे, सभी कानून
के विनियमन, रेगुलेट करने, विनियमन और व्याख्या का अधिकार, और व्याख्या का अधिकार, व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को सौंप दिया, न्यायालयों को सौंप दिया, सौंप दिया। तो 1793 के चार्टर एक्ट में ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल जो है बेहतर समझ के साथ याद होने चाहिए, जो हर एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले एक्ट की तरफ चलते हैं। चलो अगला एक्ट हम कौन सा पढ़ते हैं? 1813 का अधिनियम पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए। क्या हो गया? भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार, जो वो ट्रेड मोनोपोली कर रही थी ना, केवल ब्रिटेन की एक ही कंपनी भारत में व्यापार करेगी और वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। तो आप पहला पॉइंट नोट करोगे, पहला पॉइंट कि भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म, व्यापारिक अधिकार, और व्यापारिक अधिकार ना लिखें, इसे एकाधिकार लिखें, एकाधिकार समाप्त। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी, अब ब्रिटेन की सभी कंपनियों को, और ना केवल ब्रिटेन की कंपनी बल्कि यूरोप की सभी कंपनियों को, तो ब्रिटेन की सभी कंपनियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार, भारत में व्यापार करने का अधिकार, भारत में व्यापार करने का अधिकार। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रिटेन की सभी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे कब खोल दिए गए? तो आप कहोगे 1813 में। 1813 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दे। अब ब्रिटेन की सभी कंपनियों के लिए भारतीयों के व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए कि जाओ, जिस कंपनी का मन करे भारत को लूटो, शोषण करो, व्यापार करो, कुछ भी करो। लेकिन परंतु, ये बात नोट करके याद रखना बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु, लेकिन चीन के साथ और भारत में चाय का व्यापार, और भारत में चाय के व्यापार में, भारत में चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ये बच्चे नोट करके लिखना है पूरा, एकाधिकार बना रहा, जो 1833 के एक्ट से खत्म होगा। तो चीन के साथ जो ब्रिटेन की कोई कंपनी व्यापार करेगी वो अब भी केवल और केवल कौन करेगी? तो आप कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और भारत में जो चाय का व्यापार करेगी अभी भी, वो कौन सी कंपनी करेगी? तो वो कहोगे आप केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सीमित शर्तों के साथ जो है व्यापारी, सभी व्यापारियों के लिए भारत का दरवाजा खोला। क्लियर है? नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो दूसरा पॉइंट जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? दूसरा पॉइंट क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरीज बोलते हैं इंग्लिश में, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर भारत के लोगों को प्रबुद्ध करने का अधिकार, प्रबुद्ध, एनलाइट बोलते हैं बच्चे, प्रबुद्ध, जैसे पहले से हम जो है मूर्खी थे, प्रबुद्ध करने का अनुमति प्रदान की, प्रदान की। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब यह हुआ
कि ईसाई मिशनरियों को पहली बार धर्म प्रचार की अनुमति दे दी भारत में, यानी कि वो अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है भारत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई बच्चे, ठीक है। और अगला पॉइंट जो, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इतिहास में, पॉलिटी में, अलग अलग एग्जाम्स में, कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, यूपी SSS सब एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश सम्राट ने या ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा पर ईयर 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया। तो आप इसे नोट करोगे कि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान कि अब से जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए पर वर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। इस अधिनियम का एक लास्ट पॉइंट और समझते हैं, पॉइंट नंबर 4। वो कुछ एग्जामों में पूछा जाता है, कुछ एग्जामों में नहीं पूछा जाता। अगर मैं बात करूं तो वो जो स्टेट की जो परीक्षाएं होती हैं, छोटी परीक्षाएं, अगर मैं कांस्टेबल वगैरह की बात करूं या क्लर्क वगैरह की परीक्षाएं पूछूं तो मैंने उन एग्जाम्स में वो अभी तक नहीं देखा क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं लोअर पीसीएस की बात करूं तो पूछा जा चुका है, अपर पीसीएस की बात करूं तो पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में भी अभी तक नहीं पूछा गया, एसएससी के किसी पेपर में मुझे नहीं मिला। लेकिन जान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल वही पूछे जाते हैं, नए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पुराने क्वेश्चन भी मतलब चेंज करके, कुछ फॉर्मेट चेंज करके थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? स्थानीय संस्थाएं आप जानते हैं। अगर मैं बात करूं संविधान का 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो स्थानीय संस्थाओं से ही तो रिलेटेड है। 73 के द्वारा पंचायती राज लागू हुआ और 74वें के द्वारा जो है आप देखोगे नगर पालिकाएं स्थापित की गई। तो इस अधिनियम के द्वारा, यानी कि 1813 के अधिनियम के द्वारा अब स्थानीय जो स्वायत्त शासी संस्थाएं थी उन्हें करारोपण का अधिकार दिया गया। करारोपण के अधिकार का मतलब है अब वो टैक्स वसूलेंगे, और जो टैक्स नहीं देगा तो उन्हें दंड देने का भी अधिकार दिया गया। तो एक चौथा पॉइंट ये और नोट कर लीजिए, क्या पॉइंट है कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार, करारोपण का अधिकार, तो टैक्स वसूलने का राइट दे दिया। और कर ना देने पर जो है इन्हें दंड की व्यवस्था भी दी गई। तो आप लिख सकते हो कि कर का भुगतान न करने पर, कर का भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था। क्लियर है? ये आपके 1813 के चारों पॉइंट याद हो गए। तो कौन कौन सा पॉइंट था? पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि भाई भारत में अगर हम चाय का छोड़ दें व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़ दें तो बाकी सारे मामलों में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आकर जो है व्यापार कर सकती है। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई पहली बार। तीसरा क्या हुआ? तीसरा आप देखोगे ना 1813 वो दौर चल रहा है जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति जो है आंदोलन कर रहे हैं।
तो अंग्रेजों ने क्या काम किया इस एक्ट के माध्यम से कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया पर ईयर, यानी कि 1 साल में 1 लाख रुपए हम भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो स्वायत्त शासी संस्थाएं थी उन्हें आप देखोगे तो करारोपण यानी कि कर लगाने का, कर वसूलने का अधिकार दे दिया, और जो कर नहीं देगा उन्हें दंड देने का अधिकार दिया गया। क्लियर है? चलो फिर अगले अधिनियम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम होगा 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। चलो अगली हेडिंग लगाओ 1833, बस ये चेंज कर लेते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। देखो अब इसमें हम समझते हैं, पहले तो यही समझ लेते हैं बच्चे। पहले हम क्या समझते हैं, वही मैंने बताया था नहीं कि 1813 में चीन के साथ छोड़ दिया था और भारत में चाय के साथ। अब हम पहले पॉइंट इसे समझ लेते हैं कि भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार भी समाप्त हो गया। समाप्त हो गया बच्चे। तो अगर आप आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि ट्रेड मोनोपोलिक व्यापारिक एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली पूर्णतः समाप्त हो गया, पूरी तरह कब समाप्त हो गया, तो आप कहोगे 1833 के चार्टर एक्ट से समाप्त हो गया। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत करना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सभी जो है व्यापारिक, ब्रिटेन की सभी व्यापारिक कंपनियों के लिए भारत के व्यापार के दरवाजे कब खोल दिए, तो आप कहोगे 1813 का चार्टर एक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से कब समाप्त हो गया, तो आपका आंसर होगा 1833। कुछ सीमित शर्तों के साथ व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हो गया, तो आपका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। क्लियर है बच्चे? चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, समझिए पहले से। 1773 के अधिनियम में एक गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, एक हुआ करता था जो है बंगाल का हो गया, फिर जो है बंगाल का कह लो या उसे कलकत्ता का कह लो, फिर आपने देखा एक बॉम्बे का होता था, एक मद्रास का होता था, ये आपने पढ़ा। तो जो बंगाल का गवर्नर था अब उसे क्या बना दिया, उसे बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, और तीनों गवर्नरों को उसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के, मद्रास के और या। अब यहाँ क्या करेगा बच्चे, यहाँ दूसरा पॉइंट अगर कहें तो जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। समझ गए? यानी कि अब उस पद का नाम क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो जो इस समय पद पर थे, तो आप कहोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सॉरी बच्चे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए, क्योंकि इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है। अब जब उस पद का नाम भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए बच्चे। क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल का पद अब क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? तीसरा पॉइंट है कि कानूनी सलाह देने के लिए, विधिक परामर्श के लिए जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। आपने अभी जाना था, क्या जाना था आपने, कि किस तरह से जो है 4 सदस्यों को घटाकर 3 कर दिया गया। तो आप अगला क्वेश्चन यहाँ लिखोगे कि विधिक परामर्श या कानूनी सलाह, विधिक परामर्श, कानूनी सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में
परिषद में विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में, नोट करना बच्चे, एक क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था, तो विधि सदस्य को, विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य जोड़ा गया, चौथा सदस्य शामिल किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शामिल किया गया, शामिल किया गया। अब इसे क्या था बच्चे, ये परिषद की बैठकों में भाग ले सकता था, परिषद की बैठकों में भाग तो ले सकता था, ले सकता था, परंतु मतदान का अधिकार नहीं, परंतु मतदान का अधिकार नहीं, मतदान का अधिकार नहीं, परंतु मतदान का अधिकार नहीं। तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो आपका आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लागू किया गया। क्या वो गवर्नर जनरल की परिषद में मतदान कर सकता था? नहीं, मतदान नहीं कर सकता था। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला पॉइंट समझते हैं, पॉइंट 4 या 3 जो भी है। तो आप कहोगे विधियों का संहिताकरण, मतलब समझते हैं इसका, विधियों का संहिताकरण करने के लिए, संहिताकरण करने के लिए गवर्नर जनरल को एक आयोग गठित करने का अधिकार दिया, आयोग गठित करने का अधिकार, करने का अधिकार। तो विधियों के संहिताकरण का मतलब है कोड होता है, जो लॉ कोडिंग होता है, यानी कि उन्हें लिखने के लिए, उन्हें आप कह सकते हो संबद्ध करने के लिए, एकत्रित करने के लिए जो भी कानून बन रहा है। तो जो भी कानून या विधि बन रही है उसे संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को जो है एक आयोग गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया। और जब अधिकार प्रदान किया गया तो 1834 में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, गठन किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1834 में किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन जो है किस अधिनियम के तहत करने का जो है फैसला लिया गया, तो आपका आंसर होगा 1833 के अधिनियम के तहत। पहला जो विधि आयोग था वो किसके नेतृत्व में बना, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में बना। यह आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला जो विधि आयोग था वो किसने गठित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। बच्चे क्लियर है? एक अगला पॉइंट समझिए, पांचवा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को निषिद्ध कर दिया, दास प्रथा को निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब है गैर कानूनी घोषित कर दिया, निषिद्ध कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछें कि किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को बंद करने का जो है नियम लाया गया, तो आप कहोगे 1833 के अधिनियम के तहत। लेकिन हुआ कब बच्चे, तो आप कहोगे, अगर मैं इसकी बात करूं कि अंततः 1843 में दास प्रथा समाप्त हो गई। तो 1833 के अधिनियम में ये लाया गया कि दास प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया, लेकिन 1843 में जो एक कानून बना उस कानून के नियम 5 के द्वारा दास प्रथा को जो है बंद कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दास प्रथा कब समाप्त की गई तो आपका आंसर होगा 1843 में। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि किस नियम के द्वारा है, तो 1843 का जो नियम था उसमें एक नियम 5 था या पॉइंट 5 कह लीजिए, उसके अनुसार भारत में दास प्रथा को उन्मूलन यानी कि खत्म कर दिया गया। लेकिन पहली बार दास प्रथा को जो निषिद्ध किया गया वो कब किया गया, तो 1833 के एक्ट में किया गया बच्चे। क्लियर है? एक चीज और समझते हैं बच्चे, इसमें इन्हें नोट करो। चलो इस एक्ट का लास्ट पॉइंट समझते हैं बच्चे क्या है। इस एक्ट की एक धारा थी, उस धारा में यह कहा गया था कि कंपनी के अधीन जितने भी सरकारी पद हैं उनके चयन में किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसके जन्म स्थान, मूल वंश, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के अधीन किसी भी सरकारी पद पर किसी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, उसके मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो आपको ये बातें देखकर क्या लग रहा है बच्चे? क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा आर्टिकल 16 पढ़ रहे कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर किसी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके मूल स्थान, उसके रंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो फंडामेंटल राइट का सीड दिखाई दे रहा, बीज दिखाई दे रहा, यानी कि मूल अधिकारों का बीज दिखाई दे रहा है इसमें, मूल अधिकारों का बीज। यही चीज आपको मूल अधिकारों में देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है। और दूसरा क्या दिख रहा है इसमें कि भाई अगर सभी व्यक्तियों को जो है भेदभाव नहीं होगा, इसका मतलब प्रशासन में भागीदारी का मुख्य आधार बना है। प्रशासन में भागीदारी का मुख्य आधार बना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारतीय लोगों के प्रशासन में भागीदारी के लिए कौन से एक्ट जो है सीधा सहायक बना या मुख्य आधार बना, या किसने जो है प्रशासन में भारतीय लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया? तो आपका आंसर होगा 1833 का अधिनियम बच्चा। चलो ये 1833 के अधिनियम के लास्ट पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आज की क्लास का लास्ट एक्ट पढ़ते हैं हम 1853 का एक्ट। चलो आज की क्लास का हम लास्ट एक्ट देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें जो पॉइंट है वो आपके लेवल के नहीं है बच्चे, ना हम ये चीज़ें जो है सिविल सर्विस के लिए क्लासें कर रहे हैं बच्चे। तो आपके जो हम वनडे लेवल एग्जाम के लिए जो है क्लास चला रहे हैं, उसके लिए आपके लिए एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। क्या पॉइंट बनता है बच्चे? अभी तक जो सिविल सेवा में चुने जाते थे लोग, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी का जो निदेशक मंडल होता था वही चुन लेता था बच्चे। अब पहली बार आप देखोगे कि जो सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए एक खुली प्रतियोगिता होगी, ओपन कंपटीशन होगा बच्चे। यानी कि पहली बार जो है सिविल सेवा के लिए भारतीयों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट आप बस नोट करना, एक पॉइंट नोट करना। क्या नोट करना? कि सिविल सेवा में नियुक्ति ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन इसे बोलते हैं खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता द्वारा। तो सिविल सेवा में जो नियुक्ति होगी वो खुली प्रतियोगिता द्वारा होगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के हाथ से जो है ये ले ली गई। इसका मतलब आप कहोगे कि पहली बार
सिविल सर्विस के दरवाजे भारतीयों के लिए खुल गए, भारतीयों के लिए खुल गए। बस ये पॉइंट हमें जो है इसमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन यही पूछते हैं कि 1853 के एक्ट के द्वारा जो है सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होगी अब एक ओपन कंपटीशन के द्वारा होगी। इसका मतलब अब कोई भी व्यक्ति जो है उस ओपन कंपटीशन में शामिल हो सकता है जो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखता है, जो ज़रूरत है वो रखता है। बच्चे क्लियर है? बच्चे आपको याद होगा जब हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा था तो हमने दो भागों में तोड़कर पढ़ा था उसे। मैंने कहा था कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन, यानी कि 1600 ईस्वी के राजलेख से लेकर 1853 के एक्ट तक हमने कहाँ पढ़े थे, तो आप कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है बच्चे। जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम, अब आप देखेंगे नाम भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। आपको पता है 1853 के बाद जो है 1857 की क्रांति भी होगी और न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन में भी ये मांग उठनी शुरू हो जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासन लेकर अब ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया जाए। तो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत अब हम जो है संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, जिसमें हम अगली क्लास में पहला पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। हो सकता है कि ये अधिनियम आपको लगातार पढ़ना जो है बोरिंग लग रहा हो बच्चे, लेकिन या तो हमें करने हैं सारी चीज़ें समझ के, तो आप सारों को एक साथ ना पढ़ें। आपने एक एक्ट पढ़ा, छोड़ दिया, कुछ और पढ़ लिया, फिर अगले दिन एक एक्ट को पढ़ लिया, लेकिन पिछले को रिवाइज के साथ बच्चे। तो अगली क्लास में हम जो है 1858 के एक्ट के तहत मिलते हैं बच्चे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं बच्चे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में जो बेल आइकन है बच्चे उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए बच्चे। अगर आपको मेरे क्लास जो है अच्छी लग रही हैं, मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो है कोई भी क्लास आपकी समझ में आ रही है तो बच्चे लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट ज़रूर दें। आप क्या सुझाव देना चाहते हैं इन क्लास को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चे, हमारी वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर जानकारी दें। और बच्चे अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। अब मैं अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।